हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस का, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो आज हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होती ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ नहीं करेगा तो क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अर्थ जो होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का होना ज़रूरी है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि जो भी रेडिएशंस आती है आपकी सूरज से, ठीक है, सन की तरफ से जो भी रेडिएशंस आती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती हैं और उनको वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो क्या होता है कि इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्रीजिंग। इससे क्या करता है वो कि अर्थ की सरफेस को जमने से बचाता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कि सन से आने वाली, सूरज से आने वाली किरणें ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेस जो वातावरण में मौजूद हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और उनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं स्पेस में। और तब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो जमने से बच जाती है, फ्रीज होने से बच जाती है। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ये सन है, ठीक है। तो इस सन से क्या हो रहा है, आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं, इस सन से रेडिएशंस निकल रही हैं, और ये है आपकी अर्थ और ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये इसमें से कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं, कुछ रेडिएशंस सन से आने वाली वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, और कुछ जो हो रही हैं वो अर्थ पर ही रह जा रही हैं, ठीक है। और कुछ रेडिएशंस को क्या हो रहा है, जो अबाउट हाफ द सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस। क्या हो रहा है कि आधी सोलर रेडिएशंस जो हैं, आधी सोलर रेडिएशंस जो हैं वो पृथ्वी क्या कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है, और क्या कर रही है, फिर जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रही है, बढ़ा दे रही है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये डायग्राम है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सूरज से आने वाली कुछ किरणें तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जबकि कुछ किरणें पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब आइए जानते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। हम लोग ग्रीन हाउस खुद भी बनाते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कराने के लिए ग्रीन हाउस खुद भी बनाया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाया जाता है। तो ग्रीन हाउस जब बनाया जाता है तो वो ग्लास से बनाया जाता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए किया जाता है। सूरज की जो रेडिएशंस होती हैं, सन्स रेडिएशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट को, पौधों को गर्म करती हैं, और जो एयर और क्या करती हैं, और जो हवा होती है उस ग्रीन हाउस के अंदर उसको गर्म करती हैं। जो भी हीट ट्रैप्ड हो जाती है, वो जो भी हीट अंदर आ जाती है वो वहाँ से निकल नहीं पाती, ग्रीन हाउस से निकल नहीं पाती। जो भी ग्रीन हाउस के अंदर जो भी हीट चली गई तो वो वापस नहीं आ पाती है, और ये ही बहुत ज़्यादा इसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है। देखिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, इससे आपको ईजिली समझ में आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन हाउस की कुछ इस तरह की संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि सन की शॉर्ट वेव्स आती हैं अंदर, और क्या होता है कि वो वापस
रेडिएट नहीं हो पाती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ की जो हमारी रेज होती हैं वो अंदर चली जाती हैं और फिर वो क्या होती हैं कि वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट नहीं हो पाती, अंदर ही रह जाती हैं यहाँ पर ही। और इससे क्या होता है, इस ग्रीन हाउस में अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और ये एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किस वजह से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं वो उन्हें भी देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को और ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती हैं, ठीक है। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं तो उनको देख लेते हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हमेशा याद रखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहीं कहीं लिखा होता है लेकिन NO और NO2 आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस सिर्फ आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। मीथेन है आपका CH4, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO और आपका ओजोन है O3। तो ये हमारी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब मेजर कंट्रीब्यूटर जो है ग्रीन हाउस गैसेस का, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस किससे मिलती हैं तो ये फैक्ट्रीज से निकलती हैं, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से निकलती हैं और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो उनके बढ़ने से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये गैसेस भी बढ़ रही हैं, इनका अमाउंट भी ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करने देती, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरह से क्या होता है कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वो अर्थ को वार्म करती हैं और इस वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जब क्या वातावरण में ज़्यादा मौजूद हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर अवशोषित कर लेंगी, एब्जॉर्व कर लेंगी और उनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो अर्थ सरफेस को वार्म करेगा और इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये था आपका ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि कॉजेस क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किन कारणों की वजह से होता है। तो वो कारण हम जान लेते हैं जिन कारण की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो भी फ्यूल होता है उसको जलाने से, जैसे आप ईंधन जलाते हैं, मान लीजिए आप लकड़ी जला रहे हैं या फिर कोई भी फ्यूल आप जला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसको जलाने से आपका हार्मफुल स्मोक निकलता है। उस स्मोक में आपकी गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। और वो गैसेस जब आप फ्यूल काफ़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में जलाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है वो जाके एटमॉस्फेयर में मिलता है और ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कारण फॉसिल फ्यूल का जलना भी है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये डिफॉरेस्टेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है खाने की, रहने की। तो अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है रहने के लिए, जगह बनाने के लिए और लकड़ी वगैरह का यूज़ करने के लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आपका फार्मिंग है। फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप को अच्छे से ग्रो कराने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो जब फार्मिंग होती है, जब क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाती हैं और एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ करती हैं और वही सेम प्रोसेस होता है कि सन की रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती।
नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। जो भी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है, लैंडफिल्स वगैरह होते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये कुछ कॉजेस थे। अब आइए इनके इफ़ेक्ट्स जान लेते हैं कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कि जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कब होगा, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो भी रेस आ रही हैं उनको एब्जॉर्व कर लेंगी, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगी, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा एक काफ़ी अमाउंट में, तो इससे क्या होगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट, इसकी वजह से ओजोन लेयर भी डिप्लीट होगी। क्यों, कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो, इससे क्या होगा कि जब ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या हमारे वातावरण में बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ओजोन लेयर है उसका भी क्षरण होगा। ओजोन लेयर का डिप्लीशन के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्मॉग एंड एयर पॉल्यूशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि स्मॉग क्या होता है। तो स्मॉग जो है ये आपका स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है आपका स्मॉग। ठीक है, तो धुआं और ये कोहरा और एयर पॉल्यूशन, इनकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव ये भी पड़ता है कि स्मॉग हो जाता है। दिल्ली में आप लोगों ने स्मॉग के बारे में काफ़ी सुना होगा, और एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज़ में एसिडिफिकेशन होता है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ होती है वो एसिडिक हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, कैसे एसिडिक हो जाती है कि क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ से क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वाटर बॉडीज़ हीटअप होती हैं और फिर वाटर एवापोरेट होता है। वाटर एवापोरेट होकर वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर खुद में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ में एसिडिफिकेशन होता है। और रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें भी वही वाटर वेपर वाली बात है कि वाटर वेपर जो होता है आपका, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर जो है आपका हीटअप होता है वाटर बॉडीज से, और फिर एवापोरेशन होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर रेन होती है। तो ये आपका रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं इसके इम्पैक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आप सभी ने सुना है कि आइस कैप्स का मेल्टिंग होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, ठीक है, जो क्लाइमेट्स होते हैं उसमें चेंज आता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंट का क्षरण होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, राइजिंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ मानव के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसका लॉस होता है, और फूड सिक्योरिटी नहीं रहती। तो ये थे इम्पैक्ट्स आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के। इतना कुछ इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2016 में कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, GHG प्रोटोकॉल क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एंड बिजनेस के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए, ताकि वो समझ सकें और क्या कर सकें, जो भी मानव के द्वारा पॉल्यूशन। तो क्या हो रहा है कि इसमें ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जिसमें कि सरकार और बिजनेस, जो भी सरकारी और बिजनेस लीडर्स होते हैं वो समझते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि किन ह्यूमन कारणों की वजह से, किन ह्यूमन रीजंस की वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना सकें, ताकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना सकें, कुछ इंसेंटिव्स ले सकें डेवलपिंग कंट्रीज से, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकें और एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकें। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि रेटिफाइड हुआ है
सारी मेंबर कंट्रीज़ से, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इसको रेटिफाई किया है ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जा सके एक स्पेसिफाइड लेवल तक 2022 तक। ठीक है, ये एक मल्टीलेटरल REDD इनिशिएटिव होस्टेड है बाय द वर्ल्ड बैंक। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो GHG प्रोटोकॉल था, ये GHG प्रोटोकॉल किसके द्वारा चलाया गया, किन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाया गया। तो ये जो आपका GHG गैस प्रोटोकॉल है ये आपका 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया। फर्स्ट वन इज़ WRI, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशन ये है जिसके द्वारा ये GHG प्रोटोकॉल चलाया गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है WBCST। ये WRI ऑर्गेनाइजेशन है और एक WBCSD ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल चलाया गया। तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को अच्छे से समझा होगा। एंड तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ बेटर करने का मन करता है। So that's it from my side. I'll be coming back with some new updates, new topic. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.